हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो में है जो आपके शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, दो दो नंबर के। तो टोटल है जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में है जो हम देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में है जो आपके 5 लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से है जो आपको कोई भी एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से करना होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद जो आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे उनमें से कोई भी 2 प्रश्न है जो आपको करने होंगे, तो वो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। इस प्रकार 3 वीडियो में है जो आपका कंप्लीट ये सिलेबस करने वाले हैं, और इससे है जो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें है जो मैंने आपके 5 यूनिट को सम्मिलित कर लिया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुभवजन्य उपागम है जो क्या है। तो अनुभवजन्य अध्ययन वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से किया गया है जो शोध है। दूसरे शब्दों में अनुभवजन्य विधियों का उपयोग करने वाले शोधकर्ता एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिसमें है जो विनियमित विधियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इस परीक्षण का है जो आपके उपयोग करते हैं। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत सरकार के वर्तमान स्वरूप के अवलोकन पर बनाया गया है, और सरकारी कार्यों के परिणामों का विश्लेषण है जो इसमें किया जाता है, और तुलना की जाती है कि पर्यवेक्षकों ने है जो क्या सोचा होगा। हमारा डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कौन से कारण हैं जो बताए हैं। तो डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के हैं जो आपके इतिहासवाद, मूल्य सापेक्षतावाद, सिद्धांत और विज्ञान में भ्रम और अतिथेयवाद का है जो आपके जिक्र किया है। इसके कारण है जो आपके राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। डेविड ईस्टर्न ने इतिहासवादियों को कितनी श्रेणियों में बांटा। तो डेविड ईस्टर्न ने इतिहासवादियों को 3 श्रेणियों में है जो आपके बांटा है, संस्थावादी इतिहासवादी, अंतर संबंधित हैं जो आपके इतिहासवादी, और भौतिकवादी इतिहासवादी। तो ये 3 श्रेणियां आपको ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर व्यवहारवाद की निम्नांकित प्रमुख सीमाएं हैं। पहला है जो मानव व्यवहार अत्यंत अनिश्चित और परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में मानव व्यवहार के नियमों की घोषणा करना है जो आपके कठिन है। व्यवहारवादी उपागम से स्वायत्तता नष्ट होने का है जो भय है, और यहाँ पर है जो नीति निर्धारण की दृष्टि से व्यवहारवादी उपागम की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर अधिक बल देने के कारण विषय की सामग्री की उपेक्षा से हानि हुई है, और यहाँ पर व्यवहारवादी स्वयं अपनी पद्धति के अनुरूप आचरण करने में है जो विफल रहे हैं, तथा उन्होंने अनेक प्रकार के तत्वों पर कोई ध्यान है जो नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक उपागम या दृष्टिकोण किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर है जो मानक दृष्टिकोण समुदाय के निर्माण के लिए एक मूल्य आधारित दृष्टिकोण है, जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सभी लोगों को सम्मिलित होने की आवश्यकता है, जो उद्देश्यों की भावना रखना चाहते हैं और सफलता का अनुभव करना चाहते हैं। सभी NAFI कार्यक्रम सामाजिक समर्थन समुदायों के निर्माण के लिए मानक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जिसमें उपचार और शिक्षा साझा अनुभव के माध्यम से हैं जो आपके जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। उत्तर व्यवहारवाद तकनीक की तुलना में सम और प्रासंगिकता पर बल देता है। उत्तर व्यवहार सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, और उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के निदान उपचार पर है जो आपके बल देता है, और उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के महत्व को है जो आपके स्वीकार करता है। बुद्धिजीवियों का दायित्व सामाजिक समस्याओं का निदान करना है, और यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद चिंतन विज्ञान के स्थान पर कर्म विज्ञान पर है जो आपके बल देता है। इसमें राजनीति के व्यवसायीकरण पर भी है जो आपके बल दिया गया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों व मूल्यों में समन्वय पर बल देकर राजनीति विज्ञान को सुदृढ़ करने की है जो आपकी कोशिश करता है, और इसमें राजनीति हास के वाद विवाद को है जो कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जो बताइए। तो इसमें है जो आपके एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर व्यवहारवाद उपागम क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये विशेषताएं आपको लिखनी है। देखिए, डेविड ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की निम्नांकित है जो विशेषताएं बताई है, जिसमें है जो आपकी पहली है नियमितता, दूसरी सत्यापन, तीसरी प्राविद्या, चौथी है जो परिमाणन, मूल्य, क्रमबद्धता और विशुद्ध विज्ञान, और 8वीं है जो आपके एकीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान में है जो व्यवहार में खोजे गए योग्य नियमितताएं असमानताएं पाई जाती हैं जो सत्यापनीय होनी चाहिए। मतलब व्यवहारवाद आनुभाविक तरीकों और पद्धतियों और प्रविधियों पर बहुत है जो जोर देता है। यह परिमाणन का समर्थन और मूल्य निरपेक्ष का पक्षपाती है। यह क्रमबद्धता पर है जो आपके जोर देता है, और व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना है। अतः
अतः अनुशासनात्मक संबंधों पर है जो ये बल देता है। हमारा उत्तर व्यवहारवाद क्रांति पर है जो आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर है जो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भी डेविड ईस्टन ने लिखा है कि यह एक क्रांति है जिसमें है जो दो नारे हैं। पहला है जो आपकी संगति और दूसरा है जो कार्य अर्थात राजनीति विज्ञान को वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति और प्रासंगिकता स्थापित करनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति में व्यवहारवाद और शास्त्रीय विचार दोनों हैं, किंतु परंपरावाद और पुनरुत्थानवाद नहीं है। यद्यपि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों व्यवहारवाद के आलोचक हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की विशेषता उपलब्धियों को बनाए रखना है जो आपके चाहता है। राजनीतिक विकास की संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ल्यूसेन पाइन ने 1963 में एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास पर विचार विमर्श है जो किया है, और इन्होंने राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का ऐसा विभिन्नीकरण और विश्लेषण है जिसमें जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्था में स्वायत्तता है जो आ जाए। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास में समष्टि लक्षण, समता, समानता और विभिन्नीकरण है जो पाया जाता है। राजनीतिक शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए राजनीतिक शक्ति क्या है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य दूसरों के व्यवहार और कार्यों को अपने अनुकूल मोड़ना। जैसे कोई भी नेताजी हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वो भाषण देते हैं तो वो लोगों को अपनी ओर मोड़ने के लिए भाषण देते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक वोट करें। तो यहाँ पर देखिए यही राजनीतिक शक्ति है। वस्तुतः शक्ति के संबंध में तीन बातें हैं जो आपके कही जा सकती हैं। पहली बात है कि शक्ति धारण करने वाले में उच्च अधीनस्थ संबंध है जो पाया जाता है, मतलब उसकी ऊंची पोस्ट होती हैं। दूसरा है जो आपके राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात है जो माननी होती है। तीसरा है जो राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध है जो प्रकट करती हैं। तो ये तीन बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति एवं सत्ता में प्रमुख है जो अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर शक्ति एक साधन है, सत्ता उसके प्रयोग का एक माध्यम है। और दूसरा है जो शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि सत्ता केवल है जो वैध होती है। और यहाँ पर है जो जिसके पास जैसे ब्लैक मनी है तो वो अवैध धन है, तो भी उसके पास शक्ति तो है। यहाँ पर सत्ता लेकिन वैध ही होती है। अब यहाँ पर देखिए कानूनी आधार पर टिकी होने के कारण सत्ता में अनिवार्यता का है जो तत्व पाया जाता है, जबकि शक्ति में कोई भी अनिवार्यता का है जो आपके तत्व नहीं पाया जाता। शक्ति का रूप अनिश्चित होता है, सत्ता का रूप निश्चित होता है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग कहाँ से होता है यह प्राय अस्पष्ट रहता है, जबकि सत्ता का रूप संस्थानीकृत होता है, मतलब संस्था से है जो आपके सत्ता का प्रयोग किया जाता है। यह सदा स्पष्ट रहता है कि उसका प्रयोग किस स्थान से है जो आपके किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा, शक्ति एवं सत्ता प्रभु सत्ता की धारणा में संबंधित है। शक्ति तथ्यपरक प्रभु सत्ता का प्रतीक है, जबकि सत्ता विधिपरक प्रभु सत्ता के हैं जो आपके प्रतीक मानी जाती हैं। तो वस्तुतः शक्ति और सत्ता दोनों जुड़ी हुई है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में शक्ति का प्रयोग सत्ता के रूप में ही है जो आपके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रभुता की अवधारणा पर बॉन्दा का योगदान है जो लिखिए। तो यहाँ पर फ्रांसीसी न्यायविद जिया बॉन्दा ने अपनी पुस्तक द सिक्स बुक्स ऑफ ए कॉनविल में 1576 में सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का है जो आपके प्रयोग करते हुए इसकी पहली आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत की है। और बॉन्दा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संप्रभुता नागरिकों प्रजाजन के ऊपर राजा की एक सर्वोच्च है जो शक्ति है जो कानून द्वारा अप्रतिबंधित है। संप्रभु स्वयं कानून का एक स्रोत है तथा अपने बनाए हुए कानून के ऊपर हैं। इसके बावजूद बॉन्दा संप्रभुता को ईश्वरीय कानूनों, प्राकृतिक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मर्यादित रखने का है जो आपका मध्यकालीन विचार भी हैं जो रखते हैं। तो यहाँ पर आपको संप्रभुता बॉन्दा के अनुसार पूछे या आपको ऐसे पूछे कि संप्रभुता क्या है तो भी है जो आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोक संप्रभुता पर टिप्पणी लिखिए। लोक संप्रभुता मतलब लोगों की संप्रभुता। यहाँ पर है जो आपके देखिए रूसो के अनुसार लोक संप्रभुता का अर्थ यह है कि जनता अंतिम और सर्वोच्च शक्ति की स्वामिनी तथा सारी शक्तियों का है जो स्रोत है। कौन? जनता। मार्सिलियो ऑफ
पैदुआ, ओल्यूनिस एवं रूसो इसके प्रमुख हैं जो सिद्धांतकार हैं। इनके लिए जनता का अर्थ है न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य की पूर्ति में संलग्न जनसंख्या। रूसो के अनुसार किसी भी समाज के अस्तित्व में आने के लिए उसमें न्याय के सर्वस्वीकृत नियमों का होना है जो आपके अनिवार्य है। रूसो इसे सामान्य इच्छा कहते हैं जो संप्रभुता का ही एक दूसरा नाम है और जिसमें है जो समूची जनता है जो आपके समाहित रहती है। आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास के चरण बताइए। तो देखिए आमंड ने है जो राजनीतिक विकास के 4 चरण बताए हैं: राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता का स्तर और वितरण का स्तर। और राज्य निर्माण में कहा गया कि इस स्तर में केंद्रीय सत्ता का निर्माण होता है और विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होता है, अर्थात इस स्तर में एकीकरण तथा नियंत्रण के लक्ष्य की हैं जो आपके प्राप्ति होती हैं। दूसरा है जो राष्ट्र निर्माण, इस स्तर पर नागरिकों में उप राष्ट्रीय निष्ठाओं के स्थान पर समूचे राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता उत्पन्न है जो आपके होती हैं। सहभागिता का स्तर, राष्ट्र निर्माण होने के बाद समाज के विभिन्न समूह वर्ग राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की मांग करते हैं। जब नागरिक राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना प्रारंभ करते हैं तो उसे सहभागिता का स्तर कहा जाता है। और यहाँ पर चौथा है वितरण का स्तर, राजनीतिक व्यवस्था में आय, समान अवसरों का है जो वितरण, ये सब हैं जो वितरण के स्तर के अंतर्गत आपके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शक्ति सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं बताइए। तो यहाँ पर शक्ति सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। इस सिद्धांत में संतुलन का है जो आपके अभाव है, राज्यों का विस्तार केवल शक्ति द्वारा ही है जो नहीं होता, और यहाँ पर है जो पार्श्विक शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। और यहाँ पर है जो इस सिद्धांत में न्याय और अन्याय के अंतर पर है जो ध्यान नहीं दिया जाता शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, और यह सिद्धांत दुष्टता की ओर है जो आपको ले जाता है। और यहाँ पर राज्य केवल शक्तिशाली के हितों की सुरक्षा मात्र नहीं है, और यह सिद्धांत व्यक्ति के निम्न स्तर के गुणों पर है जो आपके अधिक बल देता है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। शक्ति का सिद्धांत एकदम ही जीवित रहेगा, सिद्धांत मानव जाति के लिए श्रेयकर नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों का अध्ययन करके राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत आपके प्रस्तुत किया था। हेनरी मैन ने परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई है जो माना है। हेनरी मैन दृष्टिकोण को इस प्रकार हैं जो आपके स्पष्ट करते हैं। पहला है जो आपके पिता, माता तथा बच्चों के संयुक्त रूप से परिवार की रचना करते हैं, और दूसरा है जो बच्चों की संख्या में वृद्धि से होने वाले नए गृहों की स्थापना होती है। ये समस्त नए गृह अथवा परिवार जीवित ज्येष्ठ व्यक्ति मूल परिवार के प्रति हैं जो आपके उत्तरदायी होते हैं, और पितृ मूल परिवार का सदस्य वंश जैसा होता है। और यहाँ पर हैं जो वंश विकसित होकर जनजाति को जन्म है जो आपके देती हैं, और एक जनजाति दूसरी जनजाति को आपके जन्म देती हैं, और विभिन्न जनजातियों के एकीकरण से राज्य की उत्पत्ति हुई। ये हैं जो आपके हेनरी मैन का सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है। पिछले साल क्वेश्चन आया था आपके कि नागरिकता से क्या आशय है, समझाइए। तो यहाँ पर देखिए नागरिकता आपके 2 प्रकार की होती है। एक है जो जन्मजात नागरिकता, दूसरी है जो देशीकरण नागरिकता। यहाँ पर जन्मजात नागरिकता, यहाँ पर है जो जन्म के आधार पर 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो वंश अथवा रक्त संबंध के सिद्धांत के आधार पर, और दूसरा है जो जन्मजात सिद्धांत के आधार पर, और दूसरा है जो आपके देशीकरण। यह नागरिकता है जो देने की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो अथवा उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी देश की नागरिकता का प्रार्थना पत्र है जो देता है। तो संबंधित देश अपने कानूनों के नियमों के अनुसार अगर वो पालन करता है तो उसे है जो वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। यही नागरिकता है देशीकरण की नागरिकता। पर नागरिकता के लक्षण और विशेषताएं नागरिकता की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती हैं। नागरिकता का आशय है राजनीतिक समुदाय के राजनीतिक सामाजिक जीवन में है जो वह सहभागी बन सकता है। और यहाँ पर है जो नागरिक होने के नाते व्यक्तियों को कतिपय अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है तथा विभिन्न राजनीतिक पदों पर है जो नियुक्ति का अधिकारी हो सकता है। इसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं जो आपके होते हैं जो वो आपको निभाने पड़ते हैं नागरिकता जहाँ भी आप हासिल करते हैं वहाँ की। हमारा क्वेश्चन है राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत समझाइए। तो देखिए
राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत राज्य को ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था मानता है और राज्य मान नहीं बल्कि दैवीय संस्था है, ऐसा है जो ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा इस कार्य के लिए वह किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति है जो आपके करता है, जैसे वो राजा हो सकता है जो ईश्वर की ओर से तथा ईश्वर के नाम पर शासन करता है। अतः शासक अपने कार्य के लिए ईश्वर के प्रति है जो उत्तरदायी होता है, क्योंकि ईश्वर वह प्रतिनिधि होता है, उसमें है जो ईश्वर का अंश पाया जाता है, अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना सभी का कर्तव्य है। यह राज्य का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहता है। और शासन का विरोध करना अथवा उसके आदेशों का उल्लंघन करना पाप है, चाहे वो गलत करे या बुरा करे, लेकिन वो ईश्वर हैं तो वो पाप है। तो ऐसा दैवीय सिद्धांत कहता है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति नहीं है जो शासक की इच्छा और शक्ति पर बंधन लगा सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, शासन की आज्ञा ही कानून है। तो ये आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऐसा मानता है, रूढ़िवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉब्स के अनुसार मानव ने सामाजिक समझौता किन कारणों से है जो आपके किया है। तो देखिए, मानव ने सामाजिक समझौता है जो आपके 4 कारणों से किया है। पहला तो सुरक्षा की भावना। इस समझौते का उद्देश्य है कि मनुष्य शांतिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे और जंगली जानवर उसे खाए नहीं। तो इसी प्रकार उसने है जो सुरक्षा की भावना से समझौता किया। और दूसरा है सामान्य हितों की इच्छा। निरंतर संघर्ष और तनाव की स्थिति से अब मनुष्य परेशान हो चुका था, तो उसने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर सामान्य हितों की है जो कामना करना प्रारंभ कर दिया। और समानता की भावना। शांति हेतु व्यक्तियों ने ऐसा समझौता करना चाहा जिसमें सभी व्यक्तियों के परस्पर समानता का भाव हो, सभी को एक दूसरे से लाभ मिलता रहे, तो इसीलिए समझौता किया। और सबल शक्ति का अभाव। तो यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में मानव ने यह अनुभव किया कि स्वयं नियंत्रण और नियमन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। कोई जंगली शेर आ जाए तो उसमें अकेले लड़ने की ताकत नहीं है, तो बहुत सारे मनुष्य मिलकर संसाधनों का उपयोग करके उसे लड़ सकते हैं। तो इसी कारण है जो सबल शक्ति का अभाव न हो, इसके कारण है जो मानव ने समझौता किया था। हमारा नागरिकता क्या है। तो देखिए, आपके नागरिकता राजनीतिक स्थिति है जो यह बताती है कि व्यक्ति को देश के नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। देश की सरकार कानूनों की औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करती है। नागरिकता जन्म, वंशक्रम, प्राकृतिकरण, विवाह आदि से प्राप्त की जा सकती है। भारत का संविधान भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1995 नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधारों के विषय बताए गए हैं। ये आधार हैं जन्म, वंश, पंजीकरण आदि हैं, जो उसके बाद है जो व्यक्ति नागरिकता धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दायित्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दायित्व मूल रूप से नैतिक दायित्व हैं जो एक व्यक्ति को देश के कानून का पालन करने के लिए मिलता है। इसमें नागरिक द्वारा कर, मतदान और अन्य सैन्य सेवाओं का भुगतान करने जैसे कर्तव्यों को शामिल किया गया है। राज्य के व्यक्तियों को राज्य के अधिकार और आदेशों का पालन करना चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य के प्राप्त लाभों के लिए उचित प्रतिफल दे, जिससे वे कानून का पालन करके पूरा है जो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन लॉक के समझौते के स्वरूप को बताइए। तो यहाँ पर है जो समझौते का स्वरूप। लॉक की विचारधारा में 2 समझौते हैं जो आपके पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का आधार है और दूसरा समझौता सरकार का। इसमें लॉक के अनुसार सरकार व राज्य की सारी शक्तियां ही नहीं सौंपी गई हैं, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे हैं। अतः सरकार की शक्ति सहमति पर है जो आपके आधारित हैं और वह सीमित हैं। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। इसकी अवहेलना पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। विद्रोह के फलस्वरूप सरकार का नवीनीकरण होगा और राज्य या समाज बना रहेगा। नई सरकार का गठन किया जाएगा जो लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी। हमारा लोकतंत्र का अर्थ क्या है और परिभाषा देकर है जो समझाइए। तो देखिए, लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है जो कि ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय है शासन की शक्ति से होता है। अतः लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन करती हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा अब्राहम लिंकन और लिखिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ये कोई और लिखा है तो ये लिखना चाहे तो यहाँ से आप हैं जो पढ़कर लिख सकते हैं, बाकी वो ठीक रहेगा। जनता के लिए जनता का शासन, ये कहा था आपके अब्राहम लिंकन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र शासन के मूल लक्षण या विशेषता बताइए। तो देखिए, लोकतंत्र में प्रभुसत्ता का निवास जनता में निहित माना जाता है। इसमें से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव प्रदान किया जाता है। इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक समानता है जो प्राप्त होती है। यह बहुमत का शासन है। और लोकतंत्र सीमित शक्तियों वाला शासन अर्थात संविधान पर है जो आपके आधारित शासन है। इसमें सरकार के अंगों में शक्ति विभाजन होता है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान होती है और यहाँ पर यह मानवीय विवेक में विश्वास करते हुए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुँचने का है जो आपके प्रयास किया जाता है। अब अगला ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं बताइए। तो यहाँ पर देखिए, संघात्मक शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का है जो आपके विभाजन होता है। कैसी विहर के शब्दों में, संघात्मक सिद्धांत से मेरा तात्पर्य शक्ति के विभाजन की विधि से है, जिसमें है जो सामान्य और प्रादेशिक सरकारों में हर एक अपने क्षेत्र में विशेष में स्वतंत्र और सक्षम रहे। अब यहाँ पर संघात्मक शासन की सामान्य विशेषताएं, संविधान लिखित एवं सर्वोच्च होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, उच्च सदन में राज्यों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुदलीय प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। यह किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली है जो आपके कहा जाता है। महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश देशों में, विशेषतया फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है। और बहुदलीय प्रणाली वाले देश में जब सदनात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो प्रायः कोई भी राजनीतिक दल अकेले ही मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता और मिले जुले मंत्रिमंडल का है जो आपके निर्माण हो जाता है। इस प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि इसमें समाज की विविधताओं का है जो प्रतिनिधित्व होता है और बहुत निरंकुश नहीं हो पाता कोई भी दल, और मतदाताओं के सामने सार्थक विकल्प रहते हैं। लेकिन इसका बड़ा दोष है कि सरकार का अस्थिर होना, सरकार है जो बार बार लुढ़क जाती हैं तो अकुशल भी हैं जो ये बना देता है, जो उसे अकुशल भी हैं जो आपके ये बना देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुमत नहीं मिल पाता है तो सरकारें हैं जो गिरती रहती है। भारत में भी ये परिस्थिति आपके बनती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च सदन के गठन की विधियां समझाइए। तो यहाँ पर संसार के विभिन्न राज्यों देशों में उच्च सदन की अलग अलग पद्धतियां हैं जो आपके देखने को मिलती हैं। पहला है जो आपके कुछ सदन आपके आनुवांशिकता के आधार पर होते हैं, हेरिडिटी के आधार पर, जैसे इंग्लैंड की लॉर्ड सभा। और यहाँ पर है जो कुछ सदन उच्च सदन के सब और अधिकांश सदस्यों को कार्यपालिका जीवन भर के लिए या कुछ वर्षों के लिए नियुक्त करती हैं, जैसे इटली और कनाडा। दूसरी विधि यह है कि उच्च सदन के सदस्यों का भी निम्न सदन के सदस्यों के समान ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से है जो आपके निर्वाचन होता है, जैसे आपके अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इनमें है जो आपके प्रत्यक्ष सदस्यों की तरह हैं जो आपके इनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। भारत के उच्च सदन के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा हैं जो आपके निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यादेश क्या है स्पष्ट कीजिए। दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो अध्यादेश क्या है और एक जनहित याचिका क्या है। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए, भारत में जब संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन न चल रहा हो और उन दिनों में मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाला आदेश जो कानून की तरह ही मान्य होता है, परंतु यह एक अस्थायी है जो आपके उपाय होता है। संसद का अधिवेशन शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर इसकी जगह संसद में पारित कानून लागू हो जाना चाहिए, अन्यथा वह अध्यादेश शुरू होने से पहले ही है जो आपके रद्द माना जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा वह आदेश जो कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं, ये सदन का नाम है, के किसी अधिनियम की विस्तृत व्यवस्थाओं को रूप देने के लिए जारी किया जाता है और कानून की तरह है जो ये मान्य होता है। आप मानवीय अधिकारों से क्या समझते हैं या मानवाधिकारों से क्या आशय हैं, ऐसा भी आ सकता है। ऐसे अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए, उनकी जाति, राष्ट्रता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर ही नहीं। ये अधिकार मानवीय गरिमा की ओर उपयुक्त जीवन स्तर की न्यूनतम शर्तों को व्यक्त करते हैं। इसमें जो मुख्यतः जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग ने 3 वर्ष की मेहनत के बाद एक मसौदा तैयार किया
और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक है जो घोषणा तैयार की। इसमें है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ संशोधनों सहित 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से मानवाधिकारों को है जो स्वीकार किया गया, जिसमें ये सभी हैं जो आपके मानवाधिकार दिए हुए वो आप पढ़ लेना। द्विसदनात्मक व्यवस्था से क्या आशय है समझाइए। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक वाद पद्धति का अभिप्राय विधानमंडल के उस संगठन से है जिसके अंतर्गत उसके दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। सामान्यतः निम्न सदन को लोकसभा सदन या आपके लोक संसद कहते हैं क्योंकि वह सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च सदन का अन्य नाम द्वितीय सदन है और वह समाज के उन कुछ विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्न सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। संघात्मक राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रणाली का है जो आपके विकास किया गया है। ऐसी व्यवस्था है जो यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलोटिन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया ही गिलोटिन कहलाती है। यह समापन का ही एक रूप है। जैसे हमारी विधानसभा में 50% महिला आरक्षण का विधेयक आया और विचार विमर्श हो ही रहा है तो बज्जू भाई बोले कि अब इसको समाप्त करो। तो यहाँ पर है जो गिलोटिन शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार है जो समापन की प्रक्रिया 50% महिला आरक्षण, यहाँ पर इस पर विचार विमर्श की समापन की प्रक्रिया ही है जो आपकी गिलोटिन कहलाती हैं। और इस पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जबकि सदन इसके लिए पहले से है जो सहमत हो गया, पहले से सहमत हैं कि 50% महिला आरक्षण लागू होगा, फिर भी हैं जो विचार विमर्श कर रहे हैं तो तभी हैं जो ये लागू होगा। तो फिर ये गिलोटिन शब्द का इस्तेमाल करके इसको समापन कर दिया जाता है। और गिलोटिन का समापन प्रस्ताव से यह भेद है कि समापन प्रस्ताव को उस समय पास किया जाता है जब सदन किसी प्रश्न पर विचार कर रहा हो, लेकिन गिलोटिन पर वाद विवाद आरंभ होने से पहले सदन को सहमत होना पड़ता है। इसके लिए पहले से यह तय कर लिया जाता है कि विधेयक के विभिन्न अवस्थाओं के लिए इतना इतना है जो समय आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का एकमात्र साधन राज्य शक्तियों के पृथक्करण द्वारा ही मानते हैं। सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियों का अलग अलग संस्थाओं में निहित रहे, सरकार की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक की जाए, ये मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। हर पृथक की गई शक्ति तथा सत्ता का सुनिश्चित और सुनियोजित ढंग से है जो कार्यक्षेत्र निर्धारित रहे। किसी भी सत्ता को अन्य सत्ता के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है जो नहीं करने दिया जाए और हर सत्ता को अन्य सत्ता के बराबर बना दिया जाए। और यहाँ पर सरकार की शक्ति हर संस्था और संस्था के कार्मिक केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित, स्वतंत्र और सर्वोच्च रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आईएमपी लगा दीजिएगा, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। कार्यपालिका के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर है जो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती हैं। कार्यपालिका के प्रकार, तो यहाँ पर है जो आपके 3 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं, एक नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरे हैं जो संसदीय या अध्यादेशात्मक कार्यपालिका, और तीसरी हैं जो एकल और बहुर कार्यपालिका। तो यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका किसे कहेंगे, ये संसदीय शासन प्रणाली में है जो पाई जाती है, जिसमें भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। संसदीय और अध्यादेशात्मक कार्यपालिका, तो संसदीय कार्यपालिका संसद के प्रति हैं जो उत्तरदायी होती हैं, जबकि अध्यादेशात्मक कार्यपालिका उत्तरदायी हैं जो आपके नहीं होती हैं। एकल व बहुर कार्यपालिका, तो एक कार्यपालिका में कोई एक व्यक्ति प्रमुख अवश्य होता है, जबकि बहुल कार्यपालिका में अनेक व्यक्ति होते हैं जिनकी सभी शक्ति लगभग समान होती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद, तो इसमें है जो सभी लोगों को समान शक्ति है जो प्रदान होती हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आईएमपी लगा दीजिएगा। जनहित याचिका पर टिप्पणी लिखिए, या जनहित याचिका क्या है और या जनहित याचिका कब दायर की जाती है। तो देखिए, जनहित याचिका एक ऐसा मुकदमा है जिसे किसी न्यायालय में जनहित की रक्षा के उद्देश्य से है जो आपके प्रस्तुत किया जाता है। किन्हीं विशेष पक्षों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कोई पीड़ित पक्ष ही न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता था, किंतु
न्यायालय में सुनवाई के अधिकार के सिद्धांत का विस्तार करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित से प्रेरित होकर किन्हीं असहाय व्यक्तियों की शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति के निःशुल्क आवेदन को एक याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। अब जनहित मुकदमे की प्रथा केवल उच्चतम न्यायालय तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उच्च न्यायालय ने भी इस आपकी प्रक्रिया को अपना लिया है। जैसे कोई दो लोगों का विवाद है, तो यहाँ पर है जो वो उन दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, तो कोई तीसरा जाकर उनके लिए, किसी के लिए, जैसे किसी के हितों के हैं जो नुकसान हो रहा है, तो कोई तीसरा जाकर है जो न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि इसके लिए ऐसे इसके अधिकारों का हनन हो रहा है या ये कोई मामला है, तो वो जनहित याचिका आपके दायर कर सकता है। पहले ये उच्चतम न्यायालय में ही था, लेकिन अब ये है जो आपके उच्च न्यायालय में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, तो ये जनहित याचिका होती है, आपको ध्यान रखना है। हमारा कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण बताइए। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण समाज में सरकार की सकारात्मक भूमिका का विस्तार हुआ है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कार्यपालिका के कार्य विस्तार के रूप में है जो आपके हुआ है। कानून निर्माण के कार्य में जटिलता और संख्या की दृष्टि से बहुत वृद्धि होने के कारण व्यवस्थापिकाएं प्रदत्त व्यवस्थापन के जरिए किसी अधिनियम को केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती हैं। इसके अंतर्गत अधिनियम की सूक्ष्म प्रक्रिया का ब्यौरा है जो आपके कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका के पास नौकरशाही के समर्थन से इस संघ में उच्च विशेषज्ञता है जो आपके पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका के सदस्य यांत्रिक भूमिका निभाते हैं और अपने कर्तव्य कार्यपालिका की ओर हैं जो अंतरिम कर देते हैं। युद्ध, शांति, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में जिस त्वरित निर्णयकारिता की जरूरत होती है, वह विशालकाय व्यवस्थापिका के बजाय सुसंगठित कार्यपालिका द्वारा है जो किया जाना ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो आप यहाँ पर ये नाम दे रखें, इसमें एक नाम याद रखिए ब्लैक, और एक यहाँ पर देखा वाइल, वाइल या वाइट, ऐसे याद रख सकते हैं। दो नाम याद रखेंगे चलेगा। और उसके बाद दिए गए तर्कों से शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था निम्नलिखित कारकों से आवश्यक कही जा सकती है। तो यहाँ पर पहला देखिए, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए, कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण और कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव बनाने के लिए, और राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण के अपरिहार्य कारण होने के कारण शासन के कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए, उत्तरदायित्व सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता की व्यवहारिकता के लिए है जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। शक्ति पृथक्करण के 4 तत्व बताइए। तो यहाँ पर है जो देखिए, पहला, शासन अभिकरण का पृथक्करण इस सिद्धांत का आवश्यक तत्व है, जिसका आशय है कि शक्ति के स्वायत्त केंद्र बनाकर सरकार पर आंतरिक रूप से है जो अंकुश रखा जा सके। दूसरा है, इस सिद्धांत के तत्व पर सरकार के तीनों विशिष्ट अंग व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन होते हैं। तीसरा है जो आपके व्यक्तियों और कर्मियों के पृथक्करण की हैं। सरकार तीनों अंगों के अलग अलग लोगों के बिल्कुल पृथक और निश्चित समूह के द्वारा हैं जो गठित होते हैं। और यहाँ पर हैं जो इस सिद्धांत के चौथे तत्व पर यह विचार है कि जब सरकार के अंगों और उनके कार्य और उनके संचालन करने वाले व्यक्तियों में पृथक्करण का अनुसरण किया जाएगा तथा सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग की स्वेच्छाचारिता और मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, तब हैं जो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के चारों तत्व सार्थक साबित होंगे। तो आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित कार्यपालिका के लिए शर्तें बताइए। तो हैमिल्टन ने इसकी 4 आवश्यक शर्तें बताई हैं। पहला है जो एकल कार्यपालिका एकल होनी चाहिए, बहुल नहीं होनी चाहिए। एकल कार्यपालिका ही निर्णय की शीघ्रता, उद्देश्य की एकता, कार्यक्षमता, गोपनीयता के गुणों को प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा है जो आपके उचित कार्यकाल होना चाहिए कि कार्यपालिका कार्यकाल न तो बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत अधिक होना चाहिए। तीसरा है जो जनता से पूरा सहयोग और शक्तियाँ, तो कार्यपालिका भली प्रकार अपना कार्य करती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जनता से पूरा सहयोग मिले, अनावश्यक उसकी आलोचना न हो और उसे उचित मात्रा में शक्तियाँ मिलनी चाहिए। और यहाँ पर चौथी है कि नियुक्तियों की उचित पद्धति होनी चाहिए। कार्यपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति इस प्रकार की पद्धति से हो कि योग्य और कार्यकुशल व्यक्ति ही निर्वाचित हो सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था है जो होनी चाहिए।
ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली इससे आपके एग्जाम में हेल्प हो पाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।